बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल जेएल साइंस मिशन या केमिस्ट्री वाला एके मेहता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 09 के साथ। और यहाँ पर स्वागत में क्या मिलेंगे? कुछ होमवर्क, कुछ टास्क वगैरह, बस यही लिखना है, पढ़ना है और क्या करना है, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 09 में 08 तक यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को सावधानी पूर्वक देखिए। आपको पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि 3 पार्ट में इसको बांट करके पढ़ेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और तीसरा जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और तीसरा जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें बताया था कि नॉर्मस्ट इक्वेशन महत्वपूर्ण है। इसमें जो है इसमें जो है कलराउच का नियम महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है ये फैराडे का लॉ महत्वपूर्ण है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसका अंतिम लेक्चर आया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब सावधानी पूर्वक देखिए, इसका तैयारी कीजिए। और आज हम लोग प्रारंभ करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फिर बच जाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग लगाइए फटाक से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पहले देख लें, पहले ही बताएं। इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या है? ये सॉल्यूशन है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूट जो होगा वो आयोनिक कंपाउंड होगा। सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड कैसे है? जैसे NaCl, KCl, MgCl2, H2SO4, K2SO4 डॉट 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब होनी चाहिए। और ये किसमें घोला हुआ हो? विथ वाटर। आप प्योर वाटर लीजिए, शुद्ध जल लीजिए, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई आयन पार्टिकल्स नहीं है, कोई आयन पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन उस पानी में आप क्या कर दीजिए? नमक को घोल दीजिए और उससे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, और उसको आप जैसे ही उस लिक्विड को टच करेंगे आप महसूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। या फिर जैसे ही आप उससे क्या करेंगे कि क्या कहते हैं उसको, एक जो होता है थर्मामीटर के जैसे जो लगाने वाला होता है, चेक करता है, हाँ जी, टेस्टर नहीं, टेस्टर जैसे ही वो पानी में ऐसे करके देंगे तो टेस्टर जलने की संकेत मिल जाएगी। पर टेस्टर की जो बल्ब होती है ना, उसकी लो रेजिस्टिविटी होती है, वो तो प्योर वाटर में भी जलना प्रारंभ कर देगा लो रेजिस्टिविटी की वजह से। तो क्या बता रहे थे अभी? तो प्योर वाटर से विद्युत धारा नहीं जा रही है, लेकिन उसी में क्या घोल दीजिए? NaCl घोल दीजिए, या KCl घोल दीजिए, MgCl2 घोल दीजिए, या H2SO4 मिला दीजिए, K2SO4 मिला दीजिए, ZnH2SO4 मिला दीजिए, CuSO4 मिला दीजिए, कुछ भी मिला दो और उससे विद्युत धारा प्रवाहित कर दियो, तो उससे विद्युत धारा गुजरने लगते हैं। जैसे मेटेलिक वायर होते हैं, चालक तार, आपके घर में जो तार होते हैं उससे विद्युत धारा जाती है, तो उसकी एक्टिविटी अलग है, और आपके जो यहाँ मतलब ये जो सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसकी एक्टिविटी अलग है।
तो बात समझ में आई, किसको कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। सॉल्यूशन कैसा? जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल कैसा हो? आयनिक कंपाउंड हो, उसका आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड हो। और आयनिक कंपाउंड क्या क्या है? एक एग्जांपल लिए हैं, इतना ही नहीं है, ढेर सारा है। NaCl, KCl, Cl2SO4। क्लियर? आप इसको नोट करना चाहें तो नोट करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब देखिए, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसके अंतर्गत टर्म है, ढेर सारे टर्म है, मतलब टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। कौन कौन से शब्द हैं? नहीं, रिगार्डिंग, आज इसी टर्म को जानेंगे, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फ्रेश दिख रहे हैं? चलिए मैं भी देख लूं, फ्रेश दिख रहा है आपको? आज ही कितना बढ़िया तो दिखाई दे रहा है। अब इससे अच्छा क्या होता है? इससे अच्छा तो विवाह शादी में भी नहीं होता कुछ। चलिए, टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ढेर सारे चीज आप अंडर 10th में भी पढ़े होंगे। अभी जो टर्म हम लिखने जा रहे हैं, और कुछ +2 के फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे। और ये सब को छोड़िए ना, कम से कम 10th में तो इस सब के नाम सुने ही होंगे। तो चलिए इधर से हम इरेज कर दें सबको, तो सबको इरेज करते हैं और बढ़िया से फ्रेश फ्रेश करके लिखेंगे, फ्रेश फ्रेश करके। आप ये भी हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसमें टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मिटा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। चलिए, एक नंबर जो पहला चीज आता है, सब कोई जानते हैं इसको, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्युत धारा के प्रवाह में प्रचंड रोक उत्पन्न कर दें, उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या परिभाषा लिखना पड़ेगा? इसका सिंबल क्या होता है? R। यूनिट क्या होता है इसका? प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोधक। याद रखना, ये प्रतिरोध मेटेलिक कंडक्टर, मतलब मेटेलिक कंडक्टर का मतलब क्या? जो आपके घर में वायर होते हैं उसका प्रतिरोध। और अभी जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का प्रतिरोध, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है, ऐसे करके इसके प्रतिरोध में, मतलब आपके धात्विक तार के प्रतिरोध में और यहां पर जो सॉल्यूशन का प्रतिरोध है, दोनों में काफी अंतर है। यहां पर किसी और चीज के कारण प्रतिरोध होता है, वहां पर किसी और चीज के कारण प्रतिरोध होता है। आई बात समझ में? उसका अंतर देखेंगे हम लोग जाते जाते। तो सिंबल क्या होगा इसका? सिंबल R। यूनिट क्या होता है? सबको ही जानते हैं, ओम, जिसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ऐसा यूनिट है। रेसिस्टेंस खल्लास। दूसरा नंबर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है? कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा। ये अवरोधक है तो ये सपोर्टर है। ये क्या है? अवरोधक है तो ये सपोर्टर है। इसका सिंबल क्या देखें? सिंबल याद रखना, इसको C से दिखाएंगे। किससे? C से। कंडक्टेंस को C से। यूनिट की बात करें, यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो इसको ओम कहते हैं। तो ओम का जस्ट उल्टा प्रति ओम।
पर ओमेगा, या कभी कभी इसको उल्टा ये देता है महो। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट महो कहिए, प्रति ओम कहिए, ये कहिए। और ये प्रति ओम जो आता है ना, इस टर्म के लिए एक नया सा टर्म आता है, याद रखना, सीमेज। क्या कहते हैं इसको? सीमेज। प्रति ओम को क्या कहेंगे? सीमेज। तो आज से इसका सिंबल इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए याद रखना, कंडक्टेंस का यूनिट सीमेज। कंडक्टेंस का यूनिट सीमेज। इसको किससे दिखाएंगे? एस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एस से दिखाएंगे। कंडक्टेंस की जहां पर बात होगी वहां पर प्रति ओम नहीं कह करके, प्रति ओम भी है नहीं कह करके, हम क्या कहेंगे? यहां पर सीमेज कहेंगे। और सीमेज को किससे दिखाएंगे? एस से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है ये दो टर्म जनरल टर्म है, जनरल टर्म है। इसके बाद जो अगला टर्मिनोलॉजी है वो रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, और कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो पहले आप इन दोनों को नोट कीजिए फटाक से। सीमेज की स्पेलिंग में आप सुधार करेंगे SIE, ठीक, सीमेज। तो नोट कर लिए होंगे। सीमेज से इसको दिखाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक बार मिटा देने को, चलिए फटाफट खींचते जा रहे हैं, फटाफट खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। ये दोनों टर्म तो आप जानते हैं। तो आजकल भोज यूज कहीं है कि नहीं है? बताइएगा, बताते नहीं है आप लोग। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तीसरा टर्मिनोलॉजी जो है टर्म, वो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसी को आप जानते होंगे रेसिस्टिविटी। या तो आप इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते होंगे या प्रतिरोधकता कहते होंगे। कहा है हिंदी में इसको विशिष्ट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोधकता, ठीक। इसका सिंबल क्या होता है? इसको कहेंगे किसी ने, जय श्री राम। परिभाषा कैसे करेंगे? अभी परिभाषित नहीं करते हैं, पहले इसके सिंबल उम्बल पर चलते हैं, इसका फॉर्मूला और मूला निकाल लेते हैं, और तब एक के बार परिभाषा करेंगे। कोई तकलीफ? चलिए तो सिंबल देखते हैं। परिभाषा के लिए हम जगह छोड़ करके रखते हैं। सिंबल जो है इसको रो से दिखाते हैं। रो क्या पढ़ते हैं इसको? रो क्या पढ़ते हैं इसको? रो। यूनिट की भी बात नहीं करें, आइए देखते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला आप पढ़ेंगे R बराबर रो L बटा E, अंडर 10th में रो L बटा A, जहां L बराबर तार की लंबाई, L, और ये जो इसका क्षेत्रफल है वो A है। ये मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर में पढ़े थे आप, यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं ये मेटालिक कंडक्टर में पढ़े थे, वही चीज है। पर यहां पर ये L और A मेटालिक कंडक्टर के लिए लेंथ और एरिया नहीं बन के रह जाएगा, दूसरा चीज है। तो आइए रो L बराबर क्या हो जाएगा? RA। अब रो बराबर क्या हो जाएगा? RA बटा L, RA बटा L। यदि बात करें हम, यदि एरिया बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ बराबर 1 cm हो जाए, एरिया बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ बराबर क्या हो जाए, तो हम लोग वॉल्यूम बराबर क्या जानते हैं?
एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगुना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आयतन में जब बदलते हैं तो इसको 1 ml कहते हैं या इसी को 1 cc कहा जाता है। बात समझ में आई, सीसी सेंटीमीटर क्यूबिक, और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कहीं हो तो लिक्विड जब मापते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। क्लियर 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 क्लियर। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो रो बराबर R। अब यहां से इसका परिभाषा निकाल करके यहां लिखते हैं, नहीं 1 ml 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध को रेसिस्टिव VT कहते हैं। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 1 cm³ आयतन प्रति घन सेंटीमीटर आयतन वाले इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध को रेसिस्टिव VT कहते हैं। कोई तकलीफ, परिभाषा कैसे निकाले, ये मेटालिक कंडक्टर के टर्म में, लेकिन हम इसको बदले हैं यहां ml आयतन लेकर के, ये मेटालिक कंडक्टर की बात नहीं करेंगे, मेटालिक कंडक्टर की बात नहीं करेंगे। अब यहां पर हम लिक्विड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे। तो आप पहले क्या कीजिए कि इसको लिखिए, यहां से सिंबल रो ले लीजिए, पढ़ते रो हैं, ये R/L, L A ये मेटालिक कंडक्टर के लिए हुआ, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए L और A का मीनिंग अलग होता है, पर यहां पर यही आ जाएगी, फिर यही आ जाना है। पर ये जो आप लंबाई देख रहे हैं, ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये केवल मेटालिक कंडक्टर के लिए है, मेटालिक कंडक्टर के लिए मतलब धात्विक तार, जैसे आपके घर में तार होता है उस तार के लिए ये मान्य है। पर इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंतर्गत ये लंबाई और ये एरिया मान्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पहले आप इसको ऐसे करके नोट कर लीजिए, ये मान्य क्या है, L क्या है, A क्या है, फिर इसको आप इस परिभाषा को लिखिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे, नहीं तो नोट करिए फटाक से पहले। तो चलिए इसको आप कर लिए होंगे नोट। अब देखिए यहां पर आ क्या है, इस साइड से मिटाते हैं, इस साइड से मिटाते हैं। नीचे में लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए A व्हाट इज A व्हाट इज L, A और L का मीनिंग अलग होगा। आइए यहां पर देखते हैं, यह एक सेल है, इसमें यह एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोड है। इसको थोड़ा लंबा चौड़ा बनाते हैं, लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा। चलिए इसको क्या कहते हैं अपन, इसमें लिक्विड भर दीजिए। इलेक्ट्रोड,
इसका कुछ क्षेत्रफल होगा यहां पर, ये क्षेत्रफल होगा, और यहां से इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी होगी। तो एरिया क्या है? कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का यहां पर इस टर्म को भी देखिए, कॉमन टर्म क्यों लगा है, उभयनिष्ठ क्यों लगा है, याद रखना कॉमन टर्म क्यों लगाएं इसको बताएंगे। और ये क्या है, ये एरिया है इसका ए, इसका भी एरिया ए, और बीच का, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है। अब बताइए क्या ये दोनों मीनिंग है मेटेलिक कंडक्टर में यही था ना, अलग था। वहां पर जो था वो एरिया था किसका, कंडक्टर का, और लेंथ था कंडक्टर का, पर यहां पर कॉमन एरिया है किसका किसका, कंडक्टर का, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का, और बीच के दूरी है। अब एक टर्म लगाए हैं यहां पर कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, मान लिया जाए कि ए फर्स्ट इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इसका क्षेत्रफल है, मान लेते हैं फर्स्ट के लिए है ये 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर, या मीटर में नहीं नापते हैं जो सेंटीमीटर में होता है, यहां पर छोटी छोटी बातें होती है, इसलिए सारे चीज किस में मापे जाते हैं, सेंटीमीटर में मापे जाते हैं 6। और यहां दूसरा इलेक्ट्रोड के लिए है, मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉमन इसमें से क्या होगा, 6 की 8, तो 6 जो है इसका भी एरिया है, और 6 जो है इसका एरिया है कि नहीं है, भले ही 8 है पर उस 8 में 6 निहित है कि नहीं है। तो कॉमन एरिया इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, समझ रहे हो? हाँ, कैसे नहीं समझेंगे। कॉमन मतलब क्या हो गया, 6। यूं कहिए कि जिसका इसका इमेज इतने बड़ा एकदम काट लीजिए, बाकी जो ज्यादा है उससे में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लिखे कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स L बराबर। तो ये आ जाता है मेटेलिक कंडक्टर के लिए। कोई तकलीफ नहीं ना, कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, आप इनको नोट कीजिए। हम इधर इरेंज करें। अब यहां से रो का यूनिट लेते हैं, किसका यूनिट लेते हैं, रो का यूनिट लेते हैं। याद रखना यहां पर हम मीटर ऊटर में नहीं नापेंगे, जो भी नापेंगे वो सेंटीमीटर में मापेंगे, और ओम को किस में मापेंगे, सीमेज में मापेंगे। बात आ रही है समझ में? तो इसको एक बार मिटाते हैं और इस फॉर्मूला से क्या निकालने का कोशिश करते हैं, यूनिट। तो सिंबल देख लिए थे, नीचे आप उसके बाद लिखेंगे यूनिट। किसका यूनिट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होना है, तो यहां पर देखिए ओम, तो ओम ये क्या है, ये तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर बट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, ये स्क्वायर से ये मर जाएगा, तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट बराबर ओम सीएम, ओम सेंटीमीटर। वैसे ओम मीटर होता है। एसआई की बात करें, ओम मीटर। अब इसको सीमेज नहीं कह देना, याद रखना। सीमेज किसको कहते हैं, प्रति ओम को। सीमेज किसको कहते हैं, प्रति ओम को, याद रखना इसको। तो एसआई में ये इन दिस टॉपिक, इन दिस यूनिट, इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के लिए क्या कहेंगे, ओम
सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों लेते हैं? तो यहां पर जो हम लोग बात करते हैं, तब बैटरी छोटा छोटा होता है कि आपके घर में 1-1 मीटर का बैटरी होता है। एक्सपेरिमेंट करने वाला, प्रयोगशाला वाला छोटा से छोटा बैटरी से लेकर के, पेंसिल सेल वाले बैटरी से लेकर के और इतना बड़ा तक बैटरी आता है, 1 मीटर तक भी नहीं जाता। तो उसको किस में मापते हैं? प्रायः सेंटीमीटर में मापते हैं। इसलिए अपन इसको किस में लेकर के चले? सेंटीमीटर में लेकर के चले। अब यहां से जब हम 1 मीटर, 1 और 1 का 1 लेंगे, तब जाकर के रो बराबर क्या हो जाएगा? आर, मतलब ये इसका एरिया भी हो जाए, ए बराबर हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल बराबर भी हो जाए 1 सेंटीमीटर, तब जाकर के भी बराबर 1 cm स्क्वायर हो जाता है, 1 cm क्यूब, इसी को 1 ml कहते हैं। यही तो परिभाषा था इसका कि 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? परिभाषा में लिखे इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के, देख लीजिए परिभाषा में यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। 1 ml या रेसिस्टेंस, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ठीक, परिभाषा में यूज किया हुआ है 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोध को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। यूनिट पर गौर करना, सिंबल पर गौर करना। अब इनको मिटाएं एक बार, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिटा रहे। ये हुआ तीसरा टर्म। आइए चौथा टर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 चेक। कॉमन एरिया भी समझा दिए, लेंथ भी समझा दिए। कॉमन एरिया आ गया, लेंथ आ गया। एक महत्वपूर्ण यूनिट है, अति यूनिट नहीं, तीसरा, चौथा होगा। चौथा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसको दिखाएंगे किससे? सिंबल। परिभाषा रहने दीजिए, सिंबल याद रखना। इसको कप्पा से दिखाते हैं, के कैप से। क्या पढ़ते हैं इसको? कप्पा, पप्पा नहीं, कप्पा। किससे दिखाएंगे? के कैप से दिखाएंगे इसको। के कैप से दिखाते हैं इसको। क्या कहते हैं? कप्पा। क्या कहेंगे इसको? के कैप से दिखाने पर इसको क्या कहते हैं? कप्पा कहते हैं। तो सिंबल हो गया कप्पा। और परिभाषा, परिभाषा दो तरह से लिखते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम को हेडिंग कहते हैं। आई बात समझ में? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। आइए फॉर्मूला से देखते हैं। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर 1/रो, 1/रो। अब रो बराबर क्या निकाले थे? और रो बराबर कुछ तो निकाले होंगे ना। तो 1/रो, तो आर बराबर रो एल बटा ए। यहां से देखो ना, आर बराबर रो एल बटा ए, तो रो बराबर आर ए बटा एल। तो क्या हो जाएगा? आर ए बटा एल। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/r a मल्टीप्लाइंग बाय एल। तो कप्पा बराबर क्या हो जाना है? 1/r a। तो 1/r गुना एल बटा ए होगा ये। अब देखिए, अब इसको मिटा लें, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
समझना समझना, भारी भारी कंसेप्ट है, भारी भारी कंसेप्ट है, भारी भारी कंसेप्ट है। तो क्या कहते हैं इसको, यहां पर देखिए, इसको गौर करना है। कप्पा, तो 1/r, याद कीजिए 1/r किसको कहते हैं, कंडक्टेंस। 1/r, कॉपी पलटिए, कॉपी पलटिए, देखिए काहे कॉपी पलट रहा है, कॉपी पलटो, देखो कॉपी पलट करके देखो। तो 1/r को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस C। तो इसको क्या लिखे, कप्पा को कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 4 टपर टपर होना चाहिए, जो बच्चा नहीं बोलेगा वो नहीं समझेगा, समझ लो, समझ रहा है ना। हाँ, अब वह L/A, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट बराबर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बटे कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसको क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। तो K बराबर क्या हो गया, कंडक्टेंस इनटू सेल कंडक्टेंस। यूनिट की बात करना है ना, यूनिट की बात करें, किसकी, यूनिट की बात करें, यूनिट। तो 1/r को क्या कहते हैं, प्रति ओम। प्रति ओम, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। चूंकि ऊपर में सेंटीमीटर है, नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा। अब प्रति ओम को याद कीजिए क्या कहते हैं, सीमेज। यूनिट बराबर क्या हो जाना है, सीमेज पर सेंटीमीटर इन दिस यूनिट, इन दिस चैप्टर या टॉपिक। सीमेज पर सेंटीमीटर, सीमेज पर सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ रहे हो, अरे समझना चाहिए। तो ये रही इनकी बात, क्या देखें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस फॉर्मूला को पकड़ कर रखना, इसको कभी भागने मत देना। कभी कभी आपसे क्या करेगा, ये कंडक्टेंस पूछ लेगा, देगा क्या क्या, यहां से R दे देगा, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, कंडक्टेंस। कभी कभी डायरेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ लेगा, कभी कभी डायरेक्ट कंडक्टेंस दे देगा और सेल कांस्टेंट दे देगा, ये पूछ लेगा इजी वे में। कभी कभी ये कंडक्टेंस दे देगा, लेंथ दे देगा और एरिया दे देगा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ लेगा। इसलिए इस फार्मूला को एकदम पकड़े रहिए। सेल कांस्टेंट बराबर पूछे आप तो आपसे, सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, बट कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इसको सेल कांस्टेंट कहते क्यों है, सोचने वाली बात है ना। तो ये सब जो मापा जाता है, कंडक्टिविटी मापा जाता है, वो वोल्टेइक सेल से मापा जाता है, और वो एक्सपेरिमेंटल सेल जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। एक्सपेरिमेंटल सेल जो होता है कांस्टेंट होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि उससे हम किसी चीज का कंडक्टेंस मापने जा रहे हैं। तो अब जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक टेस्टर है और 5 बोर्ड लगी हुई है, किसमें करंट जा रहा है, किसमें करंट नहीं जा रहा है। इस बोर्ड में यही टेस्टर ले गया, इस बोर्ड में यही टेस्टर ले गया, इस बोर्ड में यही टेस्टर लगाया, इस बोर्ड में भी यही टेस्टर लगाया, और देख रहा है सब में जल रहा है। क्या प्रत्येक बोर्ड के लिए आपने अलग अलग टेस्टर लिया था, टेस्टर समान? तो टेस्टर कांस्टेंट नहीं कह देंगे कि सभी बोर्ड के लिए टेस्टर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी जांचना है, उसी सेल से न जांचेंगे जिस सेल के इलेक्ट्रोड की लंबाई फिक्स हो, या 1 सेंटीमीटर हो जाए, बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, कॉमन एरिया 1 सेंटीमीटर, तो उसका इलेक्ट्रोड सेल कांस्टेंट 1 हो गया। ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट पर सेंटीमीटर में आता है, इसका यूनिट पर सेंटीमीटर में आता है।
तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्ञात करते हैं, विशिष्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ज्ञात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार सेल बदलना पड़ता है कि वही सेल ले जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेल नियत रहता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, सेल कांस्टेंट। मैक्सिमम टाइम्स ये आपको दिया मिलेगा डायरेक्ट सेल कांस्टेंट, या नहीं तो सेल कांस्टेंट जिसको कहते हैं, सेल कांस्टेंट बराबर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स माने एल बट कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बट ए। बात समझ में आ रही है तो नोट करो ना फटाक से। तो चलिए इसको नोट कर लिए, इधर से एक बार मिटाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि ये तो 1 सेंटीमीटर के लिए डिफाइन है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर के लिए डिफाइन है, और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाए तो इसको कैसे कहेंगे। तो एक चीज याद रखना, मतलब कभी कभी कंडक्टेंस बराबर हो जाता है कंडक्टेंस बटे वॉल्यूम, बटे वॉल्यूम, कभी कभी। पर ये गलत है, पर ये क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। यदि ये यूनिट के लिए नहीं है, यूनिट के लिए नहीं है, टोटल है, टोटल कंडक्टेंस है, तब तो फिर ये चलेगा। यदि ये यूनिट के लिए है तब ये नहीं चलेगा। तो इसलिए इस फार्मूला को लिखना भी आवश्यक नहीं है, आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हो। दूसरा फार्मूला आ जाता है कि इसके बराबर हो जाता है कंडक्टेंस कप्पा गुना वॉल्यूम। कप्पा गुना वॉल्यूम कैसे कैसे कैसे, ये यूनिट के लिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ये यूनिट के लिए, सॉरी ये यूनिट के लिए, चूंकि डिफिनेशन इसका क्या था, 1 यूनिट पर 1 यूनिट के लिए, तो ये यूनिट के लिए आता है, और वॉल्यूम हो गया ज्यादा, वॉल्यूम हो गया ज्यादा। परिभाषा भी याद कीजिए, इसका परिभाषा किसके टर्म में लिखें कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम। तो याद कीजिए कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, तो रेसिस्टेंस यूनिट वॉल्यूम, रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और करके, और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको नीचे में डिफिनेशन लिख सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो 1 ml के टर्म में डिफाइन है, किसके टर्म में, 1 ml के टर्म में। अब ढेर सारा ml है, ढेर सारा ml है, तो क्या करेंगे, 1 ml के लिए इतना, तो 50 ml के लिए कितना, समझ में आ रही है बात। 1 ml के लिए के, तो 50 ml के लिए क्या, तो 50 के, तो यहां पर के गुना वॉल्यूम। मतलब ये क्या हो गया, ये मतलब क्या हो गया, कप्पा बराबर अभी तुरंत दिखाए थे, कप्पा बराबर 1/r, 1/r इसको कहते हैं 1/r गुना 1/L/A। चलिए L बराबर 1 cm, A बराबर 1 cm स्क्वायर, तब जाकर के पप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1/r को C कहते हैं गुना 1, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, C। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, कप्पा बराबर C। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट मैंने परिभाषा से, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट है 50 ml,
तब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 50 से गुना करना पड़ेगा कंडक्टेंस निकालने के लिए। ये चूंकि ये तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना, ये तो यूनिट वॉल्यूम के रूप में डिफाइन है, ये यूनिट वॉल्यूम के रूप में डिफाइन है, ये यूनिट वॉल्यूम के रूप में डिफाइन है, ये यूनिट वॉल्यूम के रूप में डिफाइन है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इतना होगा कि अब हमें निकालना है टोटल कंडक्टेंस या टोटल कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बराबर माना टोटल कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, के माने एक यूनिट का अगुना जितना वॉल्यूम है उतना। तो यहां से के बराबर कप्पा बराबर क्या निकल जाएगा, तभी ही तो बता रहे थे कंडक्टेंस बटे वॉल्यूम। कभी कभी लगा दीजिए, ये फॉर्मूला चलेगा। बात समझ में आई, तभी तो यही लिखे थे। तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन कर दिए। अब इसको नोट कीजिए, ई फॉर्मूला को थोड़ा पकड़ करके रखिएगा। आगे जो 2 टर्म आने वाला है ना, वो खतरनाक टर्म है, फटाक से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब भी बाकी है तो ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। फॉर्मूला को पकड़ करके रखिएगा, फॉर्मूला को पकड़ करके रखिएगा। के जो है वो डिफाइन है कितने के लिए, ये 1 ml के लिए। जब 50,000 ml हो जाए तो क्या करेंगे, तो 50,000 से गुना करेगा ना रे, हाँ गुना करना पड़ेगा। सीरियस टॉपिक है, सावधानी पूर्वक देखिए। यहां समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं क्या करूं, मैं चला। चौथा 5वां नंबर होगा ना, 5वां नंबर। अब इसको टर्म को डिफाइन किया गया है कंसंट्रेशन के टर्म में। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको लेमडा एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, लेमडा एम से सूचित करते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन का, परिभाषा थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है नहीं, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन, उल्टा करके लिखने दीजिए, यही परिभाषा बनाने में होता है। हिंदी हिंदी, हाँ कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के उस आयतन की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो उसे मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। इसी परिभाषा पर बैठाएंगे। क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के उस आयतन की कंडक्टेंस, माने आयतन कुछ भी हो सकता है, डेफिनेट नहीं है, पर उसमें कितना मोल होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा गुना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which contain 1 molar electrolyte।
1 मोलर, K इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको क्या कहेंगे? कप्पा गुना भी, कप्पा गुना भी। यही परिभाषा चलेगा। देखिए, चाहे कंडक्टेंस हो कि मोलर कंडक्टेंस हो, बस ये वॉल्यूम पकड़ना है उसका, जिसका, उसका, इसका, जिसका। कमाल की बात करते भाई, कमाल की बात करते। आइए यहां पर कुछ पकड़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब मोलर बराबर क्या होता है? मोलारिटी बराबर मोल बटे वॉल्यूम, मोल बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम ले लीजिए ml में, और सॉरी वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर में होनी चाहिए। तो मोल तो कांस्टेंट है, यहां पर क्या कहता है कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। तो मोलारिटी बराबर 1 बट्टा क्या हो गया? वॉल्यूम। भी किस में? लीटर में। तो यहां पर भी लीटर में इसको क्या कर सकते हैं? 1 बट्टा एम। भी लीटर को ml में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 भी इन ml में ना, चूंकि ये सब का डेफिनेशन किस में है? ml में है। तो 1000 ml बराबर 1 लीटर, तो 1 बट्टा कैपिटल M। अब यहां से जब हम 1 ml लेंगे तो इससे क्या करना पड़ेगा? इसमें सॉरी गलती हो गई। इसको मोलारिटी लीटर में इसमें गुना करना पड़ेगा। ओहो, यदि ये ml में हो, यदि ये किस में हो, तो गुना कितना से करना पड़ता है? 1000 से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो गुना कितना से करेंगे? 1000 बट्टा भी इन ml। अब यहां से इसको इधर कर लें तो भी इन ml बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बट्टा मोलारिटी। आइए उठा करके इसको यहां रखते हैं। तो मोलर बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा गुना भी के जगह पर किस में रखे? किसको? तो 1000 बट्टा मोलारिटी। ये हो गई आपको मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ये कैसे आया? 1 इंटू भी वह वॉल्यूम जिसमें क्या मिला हुआ हो? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो चलिए K इंटू भी। अब भी M बराबर क्या होता है? मोल गुना वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? ml में। जब ml में हो तो ऊपर में 1000 से गुना करते हैं, चूंकि इसमें भाग करना पड़ता है लीटर में बदलने के लिए। मोल तो कांस्टेंट है, 1 मोल। मोल तो भैया कांस्टेंट है ना, 1 मोल। तो 1 मोल गुना 1000 बट्टा भी ml में। अब इसको इधर खींच करके लाए तो ये तो इधर चल जाएगा। तो 1000 गुना 1 बराबर 1000 बट्टा m। यहां भी की जगह पर किसको रखिए? m को रखिए। कहानी खल्लास। तो लैम्डा m बराबर निकल गया। इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? तो फटाक से आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट कीजिए फटाक से। चलिए नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मोलर कंडक्टिविटी को हटा करके चलिए हटाइए। जब इतना कुछ हो ही रहा है तो सब एकदम खलास हो जाए। फॉर्मूला को याद रखना कक्षा में कहीं पर। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हेडिंग दे दीजिए 6ठा नंबर और शायद अंतिम टर्म हो जाए। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको किससे दिखाएंगे? लैम्डा इक्यू से दिखा दीजिए। लैम्डा इक्यू से परिभाषा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फटाफट नोट करें, बोलते सुन करके यदि नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के उस आयतन का कंडक्टेंस
जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, उसे ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा इंटू वॉल्यूम, पर वॉल्यूम यहां ग्राम इक्विवेलेंट वाला, वॉल्यूम यहां ग्राम इक्विवेलेंट वाला, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से। आइए यहां पर पहले शॉर्ट में देख लीजिए, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी माने एन बराबर क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम, यदि ये ml में हो जाए तो गुना ऊपर में कितना से 1000 से कर देते हैं, क्योंकि यहां पर सारी की सारी बातें ml में हो रही है। तो n बराबर ग्राम इक्विवेलेंट तो कहता है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है, तो n बराबर 1 गुना 1000 बट ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, किसमें ml में, इसको इधर ले आइए, तो 1 ml वॉल्यूम इन ml बराबर क्या हो जाएगा 1000 बाय n। आइए पुट करते हैं, इक्यू इक्वल टू कप्पा गुना 1000 बट n, खल्लास, क्लियर, नोट कर लिया, नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए हेडिंग दीजिए देखो क्वेश्चन का फटक से, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस कप्पा गुना 1000 बट m, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा गुना 1000 बट n, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट, तो m बट ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा k गुना 1000 बट m, जो नीचे है वो ऊपर, n बट k गुना 1000, मर गया k m बट eq बराबर n बट m। पर यहां से काम नहीं बना, नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, और देखिए यहां पर काम यहां से नहीं बन रहा है, m बटा लैम्डा इक्यू बराबर, नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम, और मोलारिटी बराबर क्या लिखते हैं, जो नीचे है तो बटा मोलारिटी, तो मोल बटा वॉल्यूम, तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है सो नीचे, वॉल्यूम। जी ई क्यू बट वॉल्यूम गुना वॉल्यूम बट मोल, वॉल्यूम मर गया, इक्यू बराबर जी ई क्यू बट मोल। काम यहां से भी नहीं बना, काम यहां से भी नहीं बना, जहां जहां टर्मिनोलॉजी आ जाए। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर, तो लैम्डा m बटा लैम्डा इक्यू बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ना, तो MWT बटा n वैलेंसी फैक्टर। अब मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो ऊपर चल जाएगा वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो W बटा
मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट बटा नहीं, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, तो MWT, तो लैम्डा m बटा लैम्डा EQ। ये सब फॉर्मूला आप देख लीजिए, कंसंट्रेशन यूनिट, सॉल्यूशन चैप्टर कंसंट्रेशन यूनिट। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपके आई बटन में है, इंड स्क्रीन पर है, कंसंट्रेशन यूनिट सॉल्यूशन चैप्टर का। ये सारे के सारे टर्म समझ में आ जाएंगे, कहां से आया है। तो M, तो W बटा W को माना EQ माना इक्विवेलेंट वेट, गुणा ये ऊपर है तो ये नीचे रह जाएगा, तो MWT बटा वेट, वेट से वेट मर गया, EM बटा लैम्डा EQ बराबर MWT बटा EQ। इससे भी काम नहीं बना इससे भी काम नहीं बना। आइए M बटा स्पेस देखो Q बराबर MWT को क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट MWT, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बटा N, तो मॉलिक्यूलर वेट बटा N वैलेंसी फैक्टर, तो लैम्डा बराबर EQ बराबर N। ये तो ये मर जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। जहां N बराबर, यहां लिख देते हैं, जहां N बराबर वैलेंसी फैक्टर, एसीसीटी, बेसीसीटी, डीसीसीटी, सीसीसीटी, ये सारे के सारे सॉल्यूशन चैप्टर में इंड स्क्रीन पर, या फिर फटाक से नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट करें। चलिए इनको आप नोट कर लीजिए, कर लिए, और बोर्ड पर देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है कि मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अंतर। तो क्वेश्चन को फटाक से नोट कीजिए, क्वेश्चन को फटाक से नोट कीजिए। मेटालिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अंतर, एक तरफ मेटालिक कंडक्टर, एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बीचों बीच क्या कर लीजिए, फाड़ दीजिए, बंद करो, फाड़ लीजिए इसको बीचों बीच। आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अंतर। देखिए मेटालिक कंडक्टर, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसमें धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जो घोल देते हो पानी में वो जो आयन बन जाता है Na+, Cl- इत्यादि। इसमें प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन की टक्कर से उत्पन्न होता है, तो इसमें प्रतिरोध आयन के बीच इंट्रैक्शन। अब NaCl Cl को पकड़ करके बैठल है, कहता है हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। जब NaCl जेबे नहीं करेगा, NaCl जेबे नहीं करेगा तो धारा का प्रवाह होगा, ना सोडियम जाएगा ना Cl जाएगा, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो उसी को कहते हैं इंट्रैक्शन के कारण होता है। इसमें ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसमें ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है मेटालिक कंडक्टर में, जबकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये वीडियो कैसी रही कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना तो भूलें ही नहीं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।